हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है भारत श्रीलंका ऋण संबंध। देखिए, 2017 से और 2021 तक जब श्रीलंका की स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी जितना कि वर्तमान में है, तो चाइना साथी बना हुआ था। चीन श्रीलंका का दोस्त बना हुआ था और श्रीलंका भी भारत को आंखें दिखाता रहता था कि हाँ, हमारे साथ हमारे बड़े भैया हैं, तुम क्या कर लोगे। लेकिन श्रीलंका को यह आभास नहीं था कि अच्छे मित्र की पहचान विपत्ति के स्थिति में किया जाता है। जब 2022 में श्रीलंका पे समस्या आया, पहले वित्तीय समस्या, तब आर्थिक आपात लगा, उसके बाद में राजनैतिक समस्या, यानी कि सामूहिक विद्रोह हो गया। जनता ने विद्रोह कर दिया। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वहां के राजनेताओं को भाग करके कहीं अलग शरण लेना पड़ा और त्यागपत्र देना पड़ा। यानी एक परिवारवाद का जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, उसको जनता ने दरकिनार करने की पूरी कोशिश की। अब ऐसी स्थिति में श्रीलंका की स्थिति बहुत बिगड़ गई। उसे खाद्यान्न की आवश्यकता, उसे उर्वरक की आवश्यकता, उसे पैसा की आवश्यकता, यानी कि अब इन आवश्यकताओं ने चाइना की तरफ अग्रसित करके उन्हें एक आशा की नज़र से देखा। लेकिन चाइना तो साफ साफ है भाई कि मुझे फ़ायदा क्या होगा। चाइना को लग गया कि इतनी विपत्ति स्थिति में मैं ऑलरेडी पैसा दे चुका हूँ, अब मैं दूंगा तो बेकार हो जाएगा। चाइना पीछे हट गया। लेकिन कहा जाता है कि जब समस्या बहुत विकट हो और वैसी स्थिति में कोई आपके साथ हो तो उसे अपना मित्र मानना चाहिए। लेकिन श्रीलंका को समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसी स्थिति में भारत उसके साथ खड़ा हुआ और भारत ने उन्हें खाद्यान्न मुहैया करवाया, उर्वरक मुहैया करवाया, पैसा की व्यवस्था किया। यानी श्रीलंका को संभलने के लिए भारत ने 4 माह के अंदर बहुत ज़्यादा मदद कर दिया, जिसमें 96 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण शामिल है। और ऐसा करने से भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बना है। यानी कि द्विपक्षीय ऋणदाता में अभी तक 2017 से 21 तक चाइना ने इतना ज़्यादा ऋण वहाँ दे दिया कि लगता था कि श्रीलंका को कि चाइना से बड़ा हितैषी कोई नहीं है। लेकिन जब आप अच्छे स्थिति में हो तब कोई आपके साथ दे, और जब आपकी स्थिति विपरीत हो तब कोई आपका साथ दे, तो आपको समझना चाहिए कि ज़्यादा ज़रूरत आपको कब थी, अब या पहले, जब आपकी जनता भूखों मर रही है, आपके खेतों में उर्वरक पड़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, आपको कुछ सामान मंगाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत ने 2022 में केवल 4 महीने में 96 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर, लगभग माना जाता है कि 80 अरब रुपया, लगभग 80 अरब रुपया के आसपास पैसा के रूप में श्रीलंका को भारत ने दिया।
संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएनओ, वहाँ पे भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिका काम्बोज। यूएनओ की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका काम्बोज ने बताया कि भारत ने श्रीलंका को 4 अरब डॉलर जिसमें खाद्य और वित्त दोनों शामिल है, सहायता प्रदान किया है। मतलब 4 अरब डॉलर अगर दिया गया है तो 4 अरब डॉलर का मतलब हो गया 320 अरब रुपया के आसपास, लगभग नियर अबाउट, जितना डॉलर, $1 का 79 या 80 रुपये के आसपास अगर बनता है तो 320 अरब रुपये के आसपास ये मदद बनेगी जाके। यानी इतनी मदद भारत ने श्रीलंका की है, जिसमें खाद्य और वित्त शामिल है। इतना ही नहीं, 2022 में 21,000 टन उर्वरक, यानी कि माना जाता है कि 22 अगस्त को भारत ने 21,000 टन उर्वरक श्रीलंका को भेजा है। मतलब इतनी मदद करने के बाद भी अगर श्रीलंका को समझ में ना आए कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा शुभचिंतक कौन है, तो कोई क्या करे? यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि श्रीलंका को आर्थिक स्थिति से उबरने में भारत ने मदद किया। श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? तो श्रीलंका को सबसे बड़ा ऋणदाता अब भारत बन गया है। अभी तक चीन था, अब चीन नंबर 2 पे हो गया है। चीन नंबर 2 पे हो गया है, नंबर 1 पे भारत हो गया है। 4 महीने में 96 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि भारत का कौन है? तो रुचिका काम्बोज हैं। इन्होंने यह जानकारी वहाँ पे सभा में दिया था कि भारत ने श्रीलंका को 4 अरब डॉलर, जिसमें खाद्य और वित्त सहायता शामिल है, मदद किया था। अगला पॉइंट है डूरंड कप 2022। डूरंड कप, देखिए डूरंड कप से यूपी पीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो याद रहे कि फुटबॉल से संबंधित है और इस बार का जो आयोजन हुआ है कोलकाता में, पर ये डूरंड कप संबंधित किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित किया गया। साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित किया गया और फाइनल मुकाबला बेंगलुरु ने जीता। ये पहली बार है कि बेंगलुरु फुटबॉल जो क्लब है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, इसके कप्तान है सुनील छेत्री। इन्होंने 2022 का डूरंड कप फुटबॉल जीता है। ये पहली बार है। इसके पहले सबसे ज़्यादा बार ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, यही 2 लोग जीते आए हैं। 16 बार इन दोनों लोगों ने जीता है। यानी कि मोहन बागान का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता था और इस बार पहली बार ऐसा है कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप जीता है। और सुनील छेत्री बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के कप्तान हैं। और ये भी सुनील छेत्री का भी ये पहला कप होगा, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यह आता है कि डूरंड कप कब शुरू हुआ, क्या हुआ, किस तरह से है। तो डूरंड कप जो है 1888 में शुरू हुआ था। उस समय भारत गुलाम था। 1888 में
हिमाचल प्रदेश के डगसाई है, एक डगसाई स्थान है, यहाँ पे शुरू किया गया था। और याद रहे डूरंड कप फुटबॉल क्लब का एशिया का पहला ऐसा टूर्नामेंट है। पूरे विश्व का तो तीसरा है, लेकिन एशिया में शुरू हुआ यह पहला विश्व कप है डूरंड कप। 1888 में आयोजित किया गया था। इसके पहले फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया में आयोजित नहीं होता था। 2022 में जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया यह 131वां सत्र है। इस 131वें सत्र में 20 टीमों ने भाग लिया है। कितनी टीमों ने भाग लिया है? 20 टीमों ने भाग लिया है। और 2022 का आयोजन 16 अगस्त 2022 से शुरू किया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाल ही में आयोजित डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो खेल हो गया आपका फुटबॉल। डूरंड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ पे? साल्ट लेक स्टेडियम। 2022 का डूरंड कप खिताब किसने जीता? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। इसके कप्तान कौन हैं? सुनील छेत्री हैं। ये कौन सा सत्र है? तो 2022 का यह 131वां सत्र है। इसमें कितने टीमों ने भाग लिया? इसमें 20 टीमों ने भाग लिया। सर्वाधिक बार डूरंड कप किस टीम ने जीता है? तो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल 16 बार, सर्वाधिक 16 बार। इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था ये नहीं पूछा जाएगा। एशिया का पहला टूर्नामेंट है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि दे देकर उसमें पूछने के लिए, बशर्ते पूछेगा नहीं। अगला पॉइंट है नानमा डोल तूफान। देखिए ये है प्रशांत, और यहीं पे आपका पड़ेगा उत्तर कोरिया, नॉर्थ और दक्षिण कोरिया, और ये है जापान। जापान ये है प्रशांत महासागर। यानी प्रशांत महासागर में जापान के पास क्यूशू द्वीप पर, क्यूशू द्वीप मतलब एक वहाँ पे तूफान आया है, उसका नाम है नानमा डोल। नानमा डोल तूफान या महाविनाशकारी तूफान है जो जापान के तट पे आया है। और यहाँ पे दक्षिणी क्यूशू, दक्षिणी क्यूशू द्वीप काफ़ी प्रभावित रहा है और यह उष्णकटिबंधीय तूफान है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले प्रश्न तो पूछे जाएंगे कि नानमा डोल क्या है। डोल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये तूफान है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है ये कहाँ पे आया है।
तो ये प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे आया है, यानी जापान में। जापान में प्रभावित क्षेत्र है दक्षिणी क्यूशू, होन्शु, क्यूशू, ये सब जो द्वीप हैं ये जापान के द्वीप हैं, द्वीपीय देश है जापान। इसकी प्रकृति पूछ सकता है कि नानमाडोल तूफान जो हाल ही में आया है ये किस प्रकृति का तूफान है। तो याद रहे ये उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय तूफान है। तो ये 3 प्रश्न यहां से पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला पॉइंट है ग्रीनफिन्स हब। ग्रीनफिन्स हब क्या है? ग्रीनफिन्स हब UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी UNEP, इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है, केन्या में। केन्या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यानी इन्होंने यूके के साथ मिलकर के, यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में स्थित रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर के ग्रीनफिन्स हब लॉन्च किया है। तो ग्रीनफिन्स हब है क्या चीज? ये समुद्री तटों पे बढ़ावा देने के लिए, यानी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ग्रीनफिन्स हब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अपने तरह का वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। पहला ऐसा है, यानी वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है जो अपने तरह का यह पहला मंच है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। और इन्होंने UNEP ने यूके स्थित रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर के ग्रीनफिन्स हब को लॉन्च किया है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे कि ग्रीनफिन्स हब क्या है। पहला प्रश्न नहीं होगा कि ग्रीनफिन्स हब क्या है, तो आपको बताना है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये कैसे कार्य, किसके लिए कार्य करेगा? तो स्थायी रूप से समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी पर्यटन उद्योग यानी समुद्री उद्योग को, समुद्री पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और ये किसने जारी किया है, किसके साथ जारी किया है? तो UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में रीफ वर्ल्ड हब, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर के, यानी UNEP और रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने मिलकर के ग्रीनफिन्स हब को लॉन्च किया है जो वैश्विक समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट है वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का क्लोन। देखिए, क्लोन बनाया जाता है जो विलुप्तप्राय हो जाते हैं या उनका कोई एक ऐसा अंश मिल जाता है, उसके एक सेल से, या कोई ऐसे उनके DNA या कुछ प्राप्त हो जाता है जिससे हम
क्लोन के माध्यम से उसको दोबारा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। आज के विज्ञान के युग में ये संभव हो पाया है। तो अभी हाल ही में चीन ने एक भेड़िया का क्लोन बनाया है। और कैसी भेड़िया? आर्कटिक भेड़िया। आर्कटिक बर्फ से ढका हुआ उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव में एक भेड़िया रहा करती थी जो विलुप्तप्राय के स्थिति में आ गई है। तो उसके क्लोन को, जो बहुत पहले पाया जाता था, उसके क्लोन को चाइना ने बनाया है। तो चाइना ने बीजिंग में स्थित जीन फर्म की ओर से दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है। एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है जिसका नाम माया रखा गया है। यानी माया नाम की जो भेड़िया है, यह एक जंगली आर्कटिक भेड़िया है जो विलुप्तप्राय हो चुकी थी, उसके क्लोन को बनाया गया है। चाइना ने जीन फर्म की तरफ से बनाया है। और जो कि ये आर्कटिक में रहती थी, आर्कटिक जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ आर्कटिक में होने के नाते इसे सफ़ेद भेड़िया या ध्रुवीय भेड़िया के नाम से भी जाना जाता था। आर्कटिक भेड़िया, सफ़ेद भेड़िया या ध्रुवीय भेड़िया के नाम से इसे जाना जाता था। भेड़िया को वुल्फ कहते हैं, वाइट वुल्फ, पोलर वुल्फ के नाम से इन्हें जाना जाता था। कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के हाई आर्कटिक टुंड्रा का यह मूल निवासी था। यानी मूल रूप से कहाँ पे पाए जाते थे? कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में। ये जो पार्ट है, ये कनाडा है और ये केवल द्वीप ही द्वीप हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कटे पिटे ऐसे ये द्वीप ही द्वीप हैं। लैंड बहुत थोड़ा सा इस तरह का है, लेकिन यही सब समुद्री है। और ये के सब बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो जो ये बर्फीले क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर के उसके बाद इधर आप रसिया के ऊपर जाएंगे कोलर, तो ये जो पॉइंट है पूरा आर्कटिक, ये पूरा बर्फ़ है। लेकिन ज़्यादातर वो ये भेड़िया यहाँ पे पाया जाता था। यानी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह में पाया जाता था। अब इसका नया रूप देने के लिए चाइना ने एक जंगली मादा आर्कटिक भेड़िया की त्वचा के नमूने से कनाडा के हार्बिन पोलैंड लाया गया था। कनाडा से हार्बिन पोलैंड लाया गया था। मतलब उसके त्वचा का जो नमूना है, जो आर्कटिक भेड़िया थी, इसके त्वचा का जो नमूना है, त्वचा का नमूना वो कनाडा से लाया गया था हार्बिन पोलैंड में। और वहाँ से चाइना ने लेकर के ग्लोबल हाउस की रिपोर्ट के अनुसार माया का जो सरोगेट माँ बनी है, एक कुत्ते की नस्ल की है। अब देखिए, जो भेड़िया की त्वचा का नमूना लाया गया, उससे पहले एक सेल डेवलप किया गया। सेल डेवलप करने के बाद में उसमें एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। बनाने के पश्चात एक कुत्ते की नस्ल के उसके पेट के अंदर रखा गया है। यानी उसकी जो सरोगेट माँ बनी वो एक कुत्ते की नस्ल, कहा जाता है भेड़िया भी कुत्ते के नस्ल की ही प्राणी है, इसलिए कुत्ते के पेट में रखा गया और उसके माध्यम से उसका जन्म कराया गया। और माना जाता है कि लगभग या 3.5 माह
से ज़्यादा की हो गई है, लगभग 101 दिन के आसपास की ये माया हो गई हैं। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कम से कम 7 से 8 तरह से। पहला तो यही कि हाल ही में भेड़िए का क्लोन किस देश ने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। और चीन में किसने बनाया है? तो जीन फर्म ने, जीन फर्म ने बनाया है। यह भेड़िया क्या है, कहाँ के मूल निवासी है? तो यह एक जंगली आर्कटिक भेड़िया है, जिसे नाम क्या दिया गया है? माया। जो भेड़िया का क्लोन बनाया गया है उसे माया नाम दिया गया है। इसे सफ़ेद भेड़िया या ध्रुवीय भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ की मूल निवासी है? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह जो है हाई आर्कटिक टुंड्रा की मूल निवासी है, यानी कनाडा की मूल निवासी कनाडा की है। कनाडा में कहाँ पे? क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है, वहाँ के हाई आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है। और यह क्लोन कैसे पाया गया? तो एक मादा भेड़िया के त्वचा के नमूने से बनाया गया है। और इसकी सरोगेट माँ एक कुत्ते के नस्ल की है। कुत्ते के नस्ल को सरोगेट माँ के रूप में इसे बनाया गया है। सरोगेट माँ कौन है? कुत्ते की नस्ल की। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है ये अभी नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। यानी माल परिवहन नीति जो है, राष्ट्रीय माल परिवहन नीति यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है परिवहन की चुनौतियों से निपटना, यानी कि परिवहन लागत ज़्यादा आ रही है, लागत को कम करना। माना जाता है कि लगभग 10% से कम होना चाहिए परिवहन लागत, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े और लोगों को, यानी कि उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से इस नीति को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है और यह परिवहन की चुनौतियों से निपटने के लिए इस नीति को लाया गया है। यानी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है ये नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लॉन्च किया है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि राष्ट्रीय माल परिवहन नीति क्या है, ये क्यों लाया गया है? तो ये जो लागत है, परिवहन लागत, अगर ये कम होगा तो प्रोडक्ट सस्ते होंगे और जब सस्ते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे। यानी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, परिवहन में जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, यानी लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मोदी जी ने नई दिल्ली में। मंत्रालय पूछेगा तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।